मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रभावशाली संचार या संप्रेषण के लाभ, महत्व। किसी भी संस्था के निर्बाध संचालन में संदेशवहन प्राथमिक आवश्यकता है। एक विद्वान कीथ डेविस ने इसलिए लिखा है कि एक संस्था के लिए संचार का उतना ही महत्व है जितना कि एक व्यक्ति के लिए रक्त संचार का होना। जिस प्रकार एक रक्त संचार के रुक जाने से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर कोई भी संस्था निष्क्रिय एवं प्राणहीन हो जाएगी। तो किसी भी संस्था के कार्यों की सफलता के लिए संचार व्यवस्था अति आवश्यक है। एक विद्वान ने लिखा है कि प्रभावशाली संचार कार्यों के समुचित निष्पादन में सहायता पहुंचाते हैं, दूसरे से सहयोग प्राप्त करते हैं, विचारों एवं निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझते हैं तथा कार्यकुशलता में तुरंत एवं इच्छित परिवर्तन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभावी संचार एवं संचार व्यवस्था प्रत्येक संस्था के लिए अनेक प्रकार से लाभदायी है। तो एक संचार या प्रभावशाली संचार व्यवस्था से क्या लाभ होते हैं? उससे पहला जो लाभ है वो है सफल पूर्वानुमान, सक्सेसफुल फोरकास्टिंग। तो संचार से क्या है, अपने सूचनाओं तथ्यों को आसानी से एकत्र कर सकते हैं, संबंधित व्यक्तियों से परामर्श भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो अपने फोरकास्टिंग की है वो फोरकास्टिंग अपनी सफल मानी जाती है। दूसरी बात है प्रभावकारी नियोजन, इफेक्टिव प्लानिंग। इससे अपने क्या है, यदि अपनी संस्था की संचार व्यवस्था सुदृढ़ है तो इससे क्या है, जो अपने प्लानिंग बनाएंगे कि भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वह योजना क्या है, अपनी प्रभावकारी होगी। सुदृढ़ एवं शीघ्र निर्णय, साउंड एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रत्येक संस्था में क्या होता है, प्रतिदिन प्रतिपल निर्णय करने पड़ते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी कार्य को करने से पूर्व प्रबंधक को निर्णय लेने पड़ते हैं। इसके लिए उसे उस समस्या या कार्य के संबंध में अनेक सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्र करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों को विभिन्न व्यक्तियों से परामर्श करना होता है, सुझाव लेने पड़ते हैं, सलाह लेनी पड़ती है। कभी कभी तो क्या होता है, उनसे अपने परामर्श भी आसानी से कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अपने निर्णय क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। इसके बाद है लाभ प्रभावकारी संगठन व्यवस्था, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यदि अपने संगठन की, संस्था की संचार व्यवस्था सुदृढ़ है, उससे क्या होता है, अपने जो संगठन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए प्रभावकारी
संगठन संरचना का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद है कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। यदि किसी व्यवसाय, उद्योग में, संस्था में संदेशवान की व्यवस्था अच्छी है, सुदृढ़ है, उससे क्या होता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा मिलती है। नेतृत्व की सफलता, सक्सेस ऑफ लीडरशिप। तो किसी भी सफल नेतृत्व के लिए संदेशों का आदान प्रदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो एक नेता या नायक में तो संप्रेषण का गुण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अभाव में कोई भी नायक, नेता अपने सबॉर्डिनेट, अपने फॉलोअर्स को प्रभावित नहीं कर सकता है। वह संचार व्यवस्था की क्षमता से ही क्या है, अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। इसके बाद लाभ है प्रभावकारी नियंत्रण व्यवस्था। यदि किसी संगठन में, संस्था में संदेशवाहन की व्यवस्था सुदृढ़ है तो उससे क्या है, अपने संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर प्रभावकारी तरीके से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रयासों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें उनके कार्यों में एक रूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करके ही संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। अतः सभी व्यक्तियों एवं विभागों के बीच संदेशों का निरंतर आदान प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। मानवीय संबंधों का निर्माण, प्रभावकारी संदेशवान व्यवस्था होने से एक संस्था में प्रभावकारी संबंध स्थापित होते हैं। एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों के बीच में, अपने कर्मचारियों के बीच में अच्छे संबंधों का निर्माण कर सकता है और उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है। इसके बाद है प्रभावकारी संदेशवान व्यवस्था होने से संस्था में, संगठन में अनेक प्रकार के संदेहों, भ्रमों एवं अज्ञानताओं का निवारण भी किया जा सकता है। पारस्परिक सहयोग की भावना में सहायक। प्रभावकारी संदेशवान व्यवस्था होने से क्या होता है, पारस्परिक सहयोग, कर्मचारियों के बीच में पारस्परिक क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी स्थापित किया जा सकता है। अधिक उत्पादकता, हायर प्रोडक्टिविटी। प्रभावकारी संचार व्यवस्था से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है तथा कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। मानवीय संबंधों की स्थापना से भी कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास होता है। अतः संस्था में सभी कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हैं तथा संस्था के सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे क्या होता है, संस्था की संपूर्ण प्रोडक्टिविटी में अभिवृद्धि होती है। इसके बाद है बाह्य पक्षकारों से ठोस संबंधों का निर्माण। प्रत्येक संस्था का बाह्य वातावरण भी होता है। इस वातावरण में अनेक पक्षकार होते हैं, जैसे ग्राहक, श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी, समाज, सरकार आदि। प्रत्येक संस्था को अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा अपना विकास करने के लिए इन सभी पक्षकारों से निरंतर संपर्क बनाना पड़ता है। इसके लिए प्रभावकारी संचार व्यवस्था विकसित करनी पड़ती है। तो ये हुआ प्रभावकारी संचार का महत्व या लाभ। इसके बाद है प्रभावशाली संचार की बाधाएं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावकारी संचार की, यदि आपका संचार व्यवस्था में क्या होता है, प्रभावशाली भी है तो भी क्या है, अनेक बाधाएं आती हैं। ये कई कारणों से पैदा होती हैं। जैसे नंबर 1 है शोर बाधाएं, नॉइस बैरियर्स।
शोर संचार की एक प्रमुख बाधा है। शोर संचार प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है तथा संचार के स्वरूप को विकृत करता है, फलतः संचार प्रभावी नहीं रहता है। तो ये पहली जो बैरियर्स आ गया इसका वो है शोर। मतलब अपने बातचीत कर रहे हैं, मान लिया कम्युनिकेशन हो रहा है, उस समय कोई मान लिया ऐसा शोर हो रहा है मान लिया, तो उससे क्या होता है कम्युनिकेशन में बाधा पैदा हो जाएगी। ये तो पहली बात। दूसरी बात है भाषा या अर्थ की बाधाएं, सिमेंटिक बैरियर्स। यह बाधा उस समय उत्पन्न हो जाती है जबकि प्रेषक एवं प्रेषिती एक ही शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं तथा समझते हैं। प्राय अपने देखते हैं कि जब अलग अलग भाषाओं के लोग बातें करते हैं तो उसमें क्या होता है, उन बातों का अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वह समझ नहीं आता। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रभावशाली संचार की बाधा हो गई। तीसरी बाधा है सांस्कृतिक बाधाएं, कल्चरल बैरियर्स। दुनिया में सभी भागों में एक सी संस्कृति नहीं है। दुनिया में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग हैं, अतः एक ही प्रकार के शब्दों, मुहावरों, संकेतों, चित्रों, हाव भावों आदि का एक समान अर्थ भी नहीं लगाया जाता है। उन सभी का अर्थ प्रेषक तथा प्रेषिती की संस्कृति से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के रीति रिवाज एवं परंपराएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, संदेशवान में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके बाद बैरियर्स है सामाजिक एवं मानसिक बाधाएं, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। संचार में प्रेषक एवं प्रेषिती की प्रवृत्तियां, धारणाएं, विचार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, प्रेषक एवं प्रेषिती दोनों के लिए संचार में बाधाएं उपस्थित करती हैं। इनसे संदेश को भाषागत करने तथा संदेश का अर्थ निकालने में भी बाधा उपस्थित होती है। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि विचारों का सही रूप में को लिखने में या उसको व्यक्त करने में तथा प्रेषिती द्वारा उसका अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है भावनात्मक बाधाएं, इमोशनल बैरियर्स। प्रभावशाली संचार व्यवस्था में यह एक मुख्य बाधा है। प्रेषक तथा एवं प्रेषिती भावनाएं भी संचार की प्रभावशीलता में बाधाएं उपस्थित कर सकती हैं। कभी प्रेषक एवं प्रेषिती बहुत खुश होते हैं तो कभी कभी बहुत दुखी हो सकते हैं। कभी वे आशावादी दृष्टिकोण से सोचते हैं तो कभी वे निराश होते हैं। वे कभी क्रोध में हो सकते हैं तो कभी मजाक के मूड में भी आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, संदेश तैयार करने, भेजने तथा संदेश का अर्थ लगाने, संदेश पर प्रतिक्रिया प्रकट करने में प्रेषक एवं प्रेषिती की ये भावनात्मक दशाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। भावनात्मक स्थिति का प्रभाव संदेश प्रक्रिया पर बहुत गहरा होता है। इसके बाद जो मुख्य बाधा है सूचना चयन की बाधाएं, बैरियर्स ड्यू टू चॉइस ऑफ फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, जिन सूचनाओं का अपने आदान प्रदान करते हैं, कई बार क्या होता है उन सूचनाओं का जो अपने चयन करते हैं, जो भाषा तय करते हैं
या उसको अपने एडजस्ट करते हैं तो वो चयन ढंग से नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या होता है, वह भी क्या है, प्रभावशाली संदेशवान में बाधा उत्पन्न करती है। इसके बाद मुख्य बाधा है सूचनाओं के तीव्र प्रवाह की बाधाएं, बैरियर्स ड्यू टू फास्ट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, सूचनाओं का तीव्र गति से क्या होता है, प्रवाह होता है मान लिया। इससे क्या होता है, अधिकारी एवं अधीनस्थों के पास सूचनाओं का अंबार लग जाता है। इससे कई लाभ भी हैं, वहीं दूसरी ओर इससे संचार में बाधा भी पैदा होती है। अधिकारी एवं अधीनस्थ सूचनाओं के इस भारी प्रवाह से निपटने में असहाय महसूस करते हैं तथा अनेक दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। इस स्थिति के कारण अधिकारी कुछ सूचनाओं का, संदेशों का उत्तर ही नहीं दे पाते। कभी कभी वे उनका सही प्रत्युत्तर यथा समय भी नहीं दे पाते हैं। इस कारण से क्या होता है, ये प्रभावशाली संदेशवान में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद मुख्य समस्या है अल्प श्रवण की बाधाएं, बैरियर्स ड्यू टू पुअर लिसनिंग। कई बार क्या होता है, जब प्रेषक की बात या उसके संदेश को ठीक से तथा पूरा सुन एवं समझ नहीं पाता है, संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसे कई कारण हो सकते हैं। कभी प्रेषिती या श्रोता को प्रेषक की बात में रुचि नहीं होती है, तो कभी प्रेषिती के मस्तिष्क में अन्य कोई बात चल रही होती है। कभी कभी प्रेषिती प्रेषक की वार्ता के दौरान अपनी बात को सुनने का अधिक महत्व देने लगता है। कभी कभी प्रेषिती प्रेषक को जल्दी एवं संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए कहता है। कभी कभी प्रेषक की बात से बोझिल होने लगता है और उसे गंभीरता से नहीं लेता है। फलतः संदेश पूर्णतः सुना एवं समझा नहीं जाता है। इसके बाद अन्य बाधा है उद्देश्य भिन्नता एवं अस्पष्टता की बाधाएं, बैरियर्स ड्यू टू कंफ्यूजिंग गोल्स। प्रत्येक संस्था के विभिन्न विभागों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं तथा सभी उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देने वाले होते हैं। किंतु संचार में बाधा तब खड़ी हो जाती है जब सभी विभागों के उद्देश्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिकूल होते हैं। ऐसे में सभी विभाग अपने अपने हितों के अनुकूल संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तथा संस्था के सामान्य हितों के लिए आवश्यक संदेश कहीं प्रकट ही नहीं होते हैं। ऐसे में संस्था की संपूर्ण संचार व्यवस्था में ही बाधा उपस्थित हो जाती है। इसके बाद मुख्य बाधा है अनौपचारिक संचार की बाधाएं, बैरियर्स ड्यू टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कई बार अनौपचारिक संदेशवान औपचारिक संदेशवान के लिए बाधाएं खड़ी कर देते हैं। कई बार गलत अफवाहों के कारण सही संदेश पर भी लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है और गलत अफवाहों पर अधिक विश्वास करने लग जाते हैं। इससे संस्था में बहुत अधिक अव्यवस्था फैल जाती है। अंतिम बाधा है परिवर्तन के विरोध की बाधाएं, बैरियर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस टू चेंज। मानव प्रकृति है कि वे परिवर्तनों को कम पसंद करते हैं। वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही कार्य करना पसंद करते हैं। अतः उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन में संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं तो उन्हें बुरा लगता है। अतः परिवर्तनों से संबंधित संदेशों के उचित प्रकार से संवहन में, कम्युनिकेशन में बहुत बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। ये थी संचार में आने वाली
बाधाएं। धन्यवाद।